बट मेरे को आइडिया भी नहीं था कि प्यार की जो ओरिजिनल फील होती है ना बंदे की, वो कैसी हो। मेरा हूँ ख्वाबों में दिखे तो दिन रात न जगूं, वो नूर तेरे चांद से चेहरे का जो मेरी नजरों को रोशन करे, मैं क्या करूँ। साथ चले तेरे कदम मेरे साथ, कोई ना हो पास और हाथों में हो हाथ, बात हो हमारी बस आंखों ही आंखों में, ठंडी सी हवा हो हल्की सी बरसात। सुन सजनी ये फितूर है मेरा। 10th करके मैं निकला ही था। वाह जी वाह, वाह 15-16 साल की एज थी, तो नया नया शौक था हर एक चीज़ का कि भाई किसी भी चीज़ को सीरियसली लेते हैं बच्चे उस टाइम कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके। तो वही एक सुपर हीरो वाली लाइफ वाला एक दिमाग में चल रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंडर रेट हो रहा था ई बया बार छोरा, इब डॉलर में कर सा व्यापार छोरा, ठाडा घर बार ले रहा दो कार छोरा, ऑन दी सपोर्ट खड़ा भैया ती तैयार छोरा, ऑन दी सपोर्ट कर वैर छोरा, ऑन दी सपोर्ट काडा फैर छोरा, ऑन दी सपोर्ट देख फिल्म बना दे खड़ा, ऑन दी सपोर्ट कति जहर छोरा। एक जनरल मैसेज जो भी आपका मन हो इसको रैपिंग स्टाइल के अंदर कर दे सको। आया 3 साल पहला कोई पूछा नहीं थारा, इब बन के इंजीनियर लखा में कमारा, जाऊं जोन से भी शहर का छोरा दू मिठारा, अल्लाह दिन का चिराग मन नहीं तो पारा, करा फोन दुबई वाली मिस गणा करा, मेरे फोन नाम नाम से किस बना करा, दिल्ली वाली मन कवा आज कर लेना ब्याह, ये हाथ जुड़ वाले बेबी इसा ना करा। ऑन दी सपोर्ट देख फिल्म बना दे खड़ा, ऑन दी सपोर्ट कति जहर छोरा। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नया पॉडकास्ट लेके, और इस हफ्ते हमारे गेस्ट हैं साहिल शर्मा भाई, जिनको रैपिंग की दुनिया में रैपी शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। रैपी भाई की अब तक की लाइफ जर्नी अपने आप में एक इंस्पायरिंग जर्नी है, जो कि बचपन में रैपिंग का शौक़ रखने से शुरू हुई। कनाडा पढ़ने के लिए वो आए, अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाया, और इस करियर के साथ साथ में अपने पैशन को एक्टिव रखा, और आज अपने इस पैशन को प्रोफेशन बनाने की राह पर वो निकल पड़े हैं। रैपी भाई का अभी कुछ दिन पहले ही एक हिंदी गाना रिलीज़ हुआ है, जिसे कनाडा में ही शूट किया गया है, और जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा रैपी भाई का एक हरियाणवी रैप और हरियाणवी गाना रिलीज़ हो जाएगा। रैपी भाई के गानों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे ताकि आप भी उनका मज़ा ले पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक संगीतमय पॉडकास्ट, दिस इज रैपी शर्मा ऑन चंद्रशेखर आर्यास टॉक। द रैपी शर्मा, राम राम भाई। राम राम भाई जी, क्या हाल चाल है? जी बहुत बढ़िया, आप बताएं। बस एकदम फिट, फर्स्ट क्लास। पहले तो मैं मतलब ये ना कुछ भी बात करेंगे ना, उससे पहले मेरे को ना एक चीज़ के बारे में पूछना है। जैसे मैंने नाम लिया आपका रैपी शर्मा, राइट जी। तो साहिल शर्मा से रैपी शर्मा, पहली बार ये जो नाम था ये कितने टाइम पहले मतलब आपका बोला गया, या आपने कैसे इसको निकाला ढूंढ के? जी मेरे सबसे ज़्यादा लोग यही बात पूछते हैं। एक तो कंफ्यूज इस चीज़ में, हैप्पी है या रैपी है। अच्छा हाँ। क्योंकि हैप्पी अपने इंडिया में बड़ा कॉमन सा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हैप्पी की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं कि अगर मैं बता भी दूं कि रैपी है तो उनको लगता है कि इसने गलत प्रोनाउंस कर दिया, हैप्पी होगा, हैप्पी शर्मा, चलो ठीक है, अच्छा नाम है। रैपी कैसे पड़ा कि रैप करता था। ओके। मैं 2010 में बोहेमिया को सुना था पहली बार। ठीक है। तो उन्हीं को ही लेके चल रहा हूँ मैं आज तक, अपनी इंस्पिरेशन। ठीक है। तो उनको सुनते टाइम मैं नीलोगढ़ी पॉलिटेक्निकल में पढ़ता था। ओके। तो मेरे दोस्तों ने सुनाया कि बोहेमिया सुन, देखिए क्या चीज़ है, तू गाने गाता है। मेरी आदत थी स्कूल में नर्सरी क्लास से लेकर 10th तक मैंने स्टेज पे गाने गाए। अच्छा। तो प्रिंसिपल वगैरह सारे मेरे को पूरा सपोर्ट करते थे कि भाई चलो ठीक है, आपको गाने का शौक है तो उस चीज़ को आगे लेके आओ। गाने में इतनी ज़्यादा आवाज़ अच्छी नहीं थी, बस एक कॉन्फिडेंस था ठीक है। गाने का कि भाई शौक है कि चलो मैं भी गा रहा हूँ कॉलेज के फंक्शन के लिए, स्कूल के लिए। तो दोस्तों ने सिखाया कि भाई देख ये नई चीज़ आई है रैप, ये गोरे सुनते हैं। मैंने देखा कि भाई ये तो अंग्रेजों के मतलब की चीज़ है। मैंने कहा तो अपने कौन सुनते हैं। तो उसने बताया देख पंजाबी में कर रहा है बोहेमिया। तो मैंने सुना, अच्छा लगा, ट्राई करा, मैंने गाया। दोस्त कह रहे कि भाई ये तो बहुत अच्छा गाता है, तू इसकी तरह ही गाता है, तो ट्राई करे इसमें आगे। ओके। तो करते करते फिर किसी ने बताया कि भाई जो रैपर होते हैं वो खुद से लिखते हैं। ओके। कि भाई उनको खुद लिखना चाहिए, वही रैपर होता है कि भाई किसी और के नहीं गाने, बोहेमिया के नहीं गाने, ठीक है। तू अपने लिख। तो फिर मैं उनको देख के वही कॉपी करता था, बोहेमिया के जो रैप थे। ठीक है।
तो लिखते 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 कहते अपने बारे में भी लिखा कर। तो वो एक चीज दिमाग में बैठ गई कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कि जो दिल में आया ना वही लिख दो और वही गाना बना देंगे। कॉन्फिडेंस आ गया ना। हाँ। तो मैं अपने स्कूल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, स्टूडेंट्स लाइफ पे मैं ऐसे छोटे मोटे रैप लिखने लग गया। कॉलेज के फेस्ट होते वो बोलते कि भाई रैपी को बुला लो, वो गाएगा, परफॉर्मेंस कर देगा। तो बाकी सारे जैसे अपने पता है कि कल्चरल दिखाते हैं, आपने उस चीज़ को वो शो करते हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, रैप नहीं करता था कोई भी पूरे कॉलेज में। ठीक है। तो वो बोलते कि भाई वो बोहिमिया वाले सिंगिंग वाले को बुलाओ। रैप भी नहीं पता था उस टाइम लोगों को भी रैपिंग क्या होते, बहुत सारे लोग बस गाने ही सुनते थे। तो किया स्टार्ट धीरे धीरे, 2012 में पहला गाना बनाया था मैंने। तो उस टाइम दोस्तों ने बोला कि भाई रैप करता है ना, तेरा नाम रैपर रख देते हैं। तो मैंने कहा रैपर तो होता ही है। तो करते करते रैपी 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 दोस्तों ने 2-3 ने बोला, कह रहे बढ़िया लग रहा नाम, तो कह रहे कुछ स्टेज नेम होना चाहिए, अलग होता है रैपर्स का। तो उस टाइम जब वो बता रहे थे, कह रहे बोहिमिया, उसका नाम बोहिमिया नहीं है। तो कह रहे इसका नाम कुछ और है। तो कह रहे तेरा भी अपना एक अलग नाम होना चाहिए जो तेरी पहचान बने। कहता है साहिल शर्मा तो बहुत है। उस टाइम नहीं पता था कि भाई क्या चीज़ होती क्या नहीं। मैंने सोचा चलो थोड़ा यूनिक है, नया सा करते हैं, फैंसी भी लग रहा था रैपी। तो रख दिया नाम। तो 2012 में हमने पहला गाना बनाया था यारा दी कहानी, ठीक है, पंजाबी। तो तब से रैपी शर्मा नाम, तब से रैपी शर्मा नाम चल रहा है अपना, 2012 से। रैपी भाई, हाँ जी, अच्छा लगा आपके नाम की कहानी सुन के। सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए और इस लॉन्ग वीकेंड पे टाइम निकालने के लिए। और स्पेशली आज मतलब मेरे अंदर ना एक अलग सी खुशी थी सुबह से, जब मेरे को था कि आज रिकॉर्ड होना है। कि पता नहीं, जैसे कोई हरियाणा का बंदा इस चेयर पे आके बैठता है ना मेरे सामने, तो एक अलग मतलब एक अलग वो वेव सी चलनी शुरू हो जाती है कि अभी आज तो मज़ा आने वाला है। तो उसी एनर्जी से आज इस पॉडकास्ट को शुरू करेंगे। और आपकी जो कहानी आपने एक संक्षिप्त में अभी बताई, जो बिल्कुल ब्रीफ के अंदर जो भी बताई, इसको अब डिटेल में खोलेंगे और आपके जो रैपिंग की जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी बात करेंगे ना, उससे पहले सबसे पहले मेरा एक फेवरेट पेट सवाल है। कोई भी मेरा पॉडकास्ट उठा के देखना, मैं उस वक्त शुरू करता हूँ उसी सवाल से। आज भी उसी से शुरू करूँगा। हम कनाडा में बैठे हुए हैं, राइट, हरियाणा से चले हैं, क्या स्टोरी है, कब आए थे, किस तरह के वीज़ाज पे आए थे, और और कहाँ आए थे? सबसे पहले तो थैंक यू भैया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, वेलकम। ताकि मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मैं आया था यहाँ 2021 में आया था। ठीक है। एज अ स्टूडेंट आया था। तो स्टडी से पहले मैं इंडिया में था। इंडिया में मैं जॉब कर रहा था। पहले मैंने इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद आगे जॉब स्टार्ट कर दी, 4-5 साल जॉब करी मैंने। कौन से शहर में थे इस वक्त? मैंने अम्बाला से करी है बीटेक। ठीक है। और नीलोखेड़ी पॉलिटेक्निकल से करी है, पॉलिटेक्निक। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मैं गया था HCL में एज ए इंजीनियर, मेरी हायरिंग हुई थी। चंडीगढ़? वो नोएडा में उनका ऑफिस था। नोएडा में ऑफिस था, बट उनकी जो जॉब थी लोकेशन वो जलंधर में थी। तो उस टाइम HTC के मोबाइल्स चलते थे। बिल्कुल। HTC और गूगल पिक्सल नया नया रिलीज हुआ था। तो HCL सर्विस दे रहा था उस टाइम उनके सर्विस सेंटर्स को। तो इंजीनियर्स HCL की तरफ से होते थे सर्विस वाले। तो वहाँ से स्टार्ट करी। सैलरी वैलरी कुछ इतनी खास थी नहीं उसमें, लेकिन नाम अच्छा था। ठीक है। फिर किसी ने बोला कि अपना मार्केटिंग की तरफ जाओ, वहाँ अच्छा पैसा कमाओगे आप। अच्छा। कि बोलने के स्किल्स अच्छे हैं, आप कन्विंस कर सकते हो किसी को बात करके। अच्छा। तो मैं दिल्ली चला गया। मैंने 4-5 साल दिल्ली में जॉब करी मार्केटिंग में। काफ़ी अच्छा एरिया मेरे अंडर आ गया था। मतलब कि साउथ दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव। तो वहाँ पे मार्केटिंग का काम करता था मैं। आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, बिल्डर्स काफ़ी नोन में हो गए थे, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, जॉब भी अच्छी हो गई थी। ठीक है। फिर एकदम से पता नहीं कैसे ये प्लान बना। मेरी बुआ का बेटे हैं, उनका काम है कुरुक्षेत्र में। ठीक है। तो उनका स्टडी वीज़ा का काम था। वो कह रहे हैं कि मामा जी एक बार इसको ट्राई करो, साहिल को भेजने की, अगर इसका प्लान बनता है तो। मुझे कनाडा के नाम से एकदम अपॉर्चुनिटी दिखी कि जितने भी सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर हैं, इंडिया में वो जो कुछ भी कर रहे थे, कनाडा में जाते ही लाइफ चेंज होगी उनकी। ठीक है। ओके। मेरे दिमाग में वो चीज़ हिट कर गई। मैंने कहा जाना तो कनाडा ही जाना। अब भैया ने भी शायद दे दिया। अब पापा को फोर्स करने के लिए मेरे पास एक वो हो गया, पक्की कड़ी हो गया। मैंने कहा भैया आपकी अप्रोच लगेगी और मुझे कनाडा भिजवाओ। तो वो कह रहे हैं कि भाई
मैं तो नहीं भेज सकता, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इतना टाइम हो गया, आइल्स करनी पड़ेगी, दोबारा से स्टडी वाले फ्लो में आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ जाके तो पढ़ाई के बेस पे ही 1 नंबर में जाएगा और वही अच्छा है तेरे लिए, बेस्ट ठीक वे। है, ठीक है। मैंने कहा करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा। मैंने आइल्स करी, आइल्स मैंने 10-15 दिन में ही टेस्ट दे दिया, मैं बहुत एक्साइटेड था। वेरी गुड। तो बैंड अच्छे आ गए। उसके बाद फिर मैंने अपना बैंड तो बोले आने थे, बोले जब सिंगिंग वाला बैंड होगा, आइल्स के बैंड दोनों मैच खा गए ना। वो दोनों चीज बिल्कुल आपस में वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है। दिमाग में सिंगिंग थी और वो दूसरी चीज को वो आगे लेके जा रही थी कि भाई ये करना है। ठीक है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बहुत मिला उस चीज का। ठीक है। अच्छा था, चलो ठीक है, मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया, घर वालों को भी आ गया, चलो ठीक है, अब लड़का बोल रहा है तो भाई इसको भेज देते हैं। तो कनाडा आया, आके मैंने स्टडी स्टार्ट करी अपनी। तो मेरी स्टडी भी इसी में थी, वायरलेस नेटवर्किंग इंजीनियरिंग में। अच्छा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा था मेरा 2 साल का। डिप्लोमा किया, स्टडी करी, दिमाग में एक ही चीज़ थी कि भाई गाने बनाने हैं। तो स्टडी टाइम में तो बस वही पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अपना रेंट निकल गया, खाने का निकल गया। बस दिमाग में यही था कि 2 साल निकालने हैं, अच्छे से निकालने हैं, बिना परेशान हुए। ठीक है। तो अब उसके बाद अगला स्टेप ये था कि भाई गाने तो बनाने हैं, लेकिन गाने फ्री में तो बनेंगे नहीं। तो अब गानों पे लगती है इन्वेस्टमेंट। तो अब वो उस चीज़ में से निकल नहीं पा रही थी। तो दिमाग में ये था कि भाई स्टडी करते कुछ ऐसा करना है कि लाइफ भी स्मूथ चले और इस चीज़ को मैं साथ में लेके चलूँ। तो उस चीज़ में मेरा स्टडी ने बहुत हेल्प करी मेरी। मैं स्टडी करी, मेरी कोऑप वाला कोर्स था। ठीक है। तो मैंने बहुत जोर लगाया कि तो भाई। कहाँ आए थे आप? स्टडी वीज़ा पे आए थे तो पता चल गया। और कनाडा में कौन सी सिटी में आए थे? कनाडा में आया था मैं मिसिसागा में। अच्छा। लैम्पटन कॉलेज था मेरा मिसिसागा में। गढ़ में आए थे, मतलब देसियों के गढ़ में। एक्चुअली कनाडा बुलाने के लिए मेरे पास एक और मजबूत कड़ी थी, वो मेरे भैया भाभी यहाँ रहते हैं ब्रैम्पटन में। अच्छा। तो भाभी ने मम्मी को बोला कि भेज दो, मैं बैठी हूँ, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। ठीक तो है। मम्मी को उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा कि एक फ्रेंड है, वो दोनों आपस में भाभी और मम्मी की अच्छी बनती है। ठीक है। तो वो कह रही है कि चलो ठीक है, तेरे पास जा रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैं रहा, आया उनके पास, स्टडी की मैंने। तो फैमिली वाला ही मेरे को ट्रीटमेंट मिला था। ठीक है, वेरी गुड। वहाँ माल्टन में रहते थे हम। माल्टन में सारे हरियाणवियों का गढ़। हरियाणवियों का गढ़। वहाँ धीरे धीरे करते हुए इतने कनेक्शंस बन गए कि बैठक, हुक्का, खाट और सारे भाई, मतलब कि वो वाली फील माल्टन में देखी मैंने कनाडा में आके पहली बार। मैंने कहा यार ये तो है, अपना ही है सारा एरिया। अच्छा लगा, वहाँ स्टडी करी राजी होके, मतलब कि खुशी खुशी सारे दोस्तों के साथ। ठीक है। तो उन्होंने भी मतलब कि कहीं जाके बैठना दोस्तों के बीच में, उन्होंने बोलना रैपी कोई रैप सुना दे। तो वहाँ से अब मतलब कि स्टार्ट हो गया था मेरे यहाँ कनाडा में आने के बाद कि भी लोगों को रैप अच्छे लगने लग गए मेरे। ओके, दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। तो मिसिसागा में पढ़ाई करी आपने और उसके बाद फिर करियर ओटावा में आके स्टार्ट किया? हाँ, मिसिसागा में मेरी जैसे 3 सेमेस्टर हुए, उसके बाद चौथे सेमेस्टर में कोऑप लगनी थी। तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए काफ़ी, मैंने 40-50 जगह इंटरव्यूज़ दिए। अरे वाह जी वाह। हाँ, तो मेरे को एक जुनून था कि भाई कोऑप लगवानी है, आगे और फीस नहीं देनी है मैंने चौथे सेमेस्टर की। तो मेरी हायरिंग हुई रॉजर्स में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मेरे को फुल टाइम कोऑप मिल गई, फुल टाइम पेड कोऑप मिली मेरे को 4 महीने के लिए। अच्छा पे आउट मिला एकदम से। जो मैं वहाँ पार्ट टाइम कर रहा था 20 घंटे, जो पे रेट था उसे डबल से भी ज़्यादा हो गया। टाइम भी फुल टाइम मिलने लग गया, कॉन्फिडेंस आ गया अंदर। इंटेलिजेंट केस हो पढ़ाई में। हाँ, पढ़ाई में मतलब कि था मेरा शुरू से टचवुड, मतलब कि बहुत ठीक अच्छा चल रहा था मैं पढ़ाई में भी स्टार्टिंग से। तो यहाँ के वो चीज़ का बेनिफिट मिला मेरे को। ओके ओके। तो कोऑप करी मैंने 4 महीने नोवा स्कोशिया में, हैलिफैक्स रहा मैं। अच्छा, तो मिसिसागा से ओटावा नहीं पहुंचे, मिसिसागा से पहुंचे हैलिफैक्स? हैलिफैक्स पहुंचा पहले मैं। ओके। मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैंने जॉब करनी है, मेरे को अपना एक अच्छा टाइटल लेना है सबसे पहले। ठीक है। तो वहाँ गया, वहाँ जाके मेरे दिमाग में ये था कि यहीं पे अगर मैं परमानेंट हो जाऊँ तो हैलिफैक्स में। तो उस टाइम भी मैं कंटिन्यूस इंटरव्यू दे रहा था कि 4 महीने बाद करना क्या है जब मैं वर्क परमिट पे आऊँगा। ठीक है। तो इंटरनली एक्सटर्नली मैंने सब जगह इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट करे, अपने रिज्यूमे डाले सब जगह, लिंक्डइन पे और बाकी सब जगह। तो मुझे इंटरनली यहाँ ओटावा वाले मैनेजर की कॉल आई। कहते हैं कि आप वहाँ काम कर रहे हो हैलिफैक्स में। मैंने कहा कह रहे क्या कुछ सीखा 4 महीने में। इंटरव्यू हुआ मेरा काफ़ी लंबा, मतलब कि एज यूजुअल जो होता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो गया था हमारा इंटरव्यू बातचीत में। गाने गुने सुना दिए थे? हाँ, बात यही हो गई थी। यही पॉइंट था लंबी बात खींचने का कि मैंने उन्हें बोला कि मेरे को रैपिंग का शौक है, म्यूजिक का शौक है। तो उन्होंने बताया कि ये जॉब जो है ये रेडियो में है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में।
तो एफएम रेडियो में उनके मोस्टली म्यूजिक चैनल्स हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन, बाकी ये सारी चीज़ें, कैसे साउंड चलता है, कैसे ऑडियो वगैरह का। उन्होंने मुझसे पूछा, ये मेरे को टिप्स पे आता है, मैं तो जाता रहता हूँ स्टूडियो। तो वो इम्प्रेस हो गया, कह रहा है कि हाँ भाई चलो ये तो हो सकता है, कह रहे फिर एक बार आके देखो काम वाम कैसा। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ऑटो ही रहना है। ठीक है। तो पिछले साल आया, अब 1 साल हो चुका मुझे पूरा अभी। तो सो फार बहुत अच्छा चल रहा है, भोले बाबा की दया से काम अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। अब यही जॉब है मेरी जिसकी वजह से मतलब कि आगे मुझे सपोर्ट मिला, जो मेरी मतलब बैकबोन बन के चल रही है अब मेरी जॉब, जो मेरे करियर को तो लेके चल रही है, प्रोफेशनल को, और साथ में जो मेरा पैशन है उसको भी सपोर्ट करके आगे चला रही है। बिल्कुल, आज के दिन पैसा सबसे बड़ी एक फोर्स होती है किसी पैशन को ड्राइव करने की। ऑल्दो मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पैशन को फॉलो कर सकता है, बट कहीं ना कहीं जिस एज में और जिस भागादौड़ी वाले युग में हम जी रहे हैं ना, वहाँ हम कहीं ना पैशन को अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं, फुल टाइम प्रोफेशन भी। तो वहाँ फिर एक पैसा एक बड़ी फोर्स हो जाती है। तो दैट इज़ वेल एंड गुड। रैपी भाई, पूरे इस पॉडकास्ट की मतलब कि मैंने आपको जब कॉल किया इस पे इनवाइट करने के लिए सब कुछ, मैंने उस वक्त आपको नहीं बताया था कि क्या रीज़न क्या चल रहा है मेरे दिल के अंदर, या मैंने क्यों बुला रहा हूँ मैं आपको। नो डाउट कि आपकी रैपिंग मैंने सुनी है, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ उस चीज़ से। लेकिन जो मैंने ना यहाँ देखा है कि लोग आते हैं, चाहे वो बच्चा है, स्टूडेंट आ रहा है, या PR पे आ रहा है, जैसे भी वर्क परमिट पे आ रहा है, तो यहाँ की भागादौड़ वाली ज़िंदगी के अंदर इतने घुस जाते हैं, चाहे वो शिफ्टों में घुस गए, काम पे घुस गए, या XYZ जो भी हो गया, अपने पैशन वैशन सब भूल जाते हैं, है ना। कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, 10-10 साल लाइफ निकल जाती है, कई बार फिर याद आता है अरे यार, है ना। लेकिन आपने इतने छोटे टाइम के अंदर पढ़ाई बहुत अच्छे से पूरी की, जॉब बहुत अच्छी ली, और साथ में अपने पैशन के अकॉर्डिंगली, कनाडा है 2 साल हुए हैं आपको, 3 लगा लो, ठीक है, उसके अंदर आपने अपने पैशन को एज ए प्रोफेशन की तरफ भी घुसा दिया कि आपके गाने भी रिलीज हो गए, राइट। तो ये अपने आप में ना एक इंस्पिरेशन है। और अगर इस पॉडकास्ट से अगर मैं एक बंदे को भी उसकी पैशन को अपनाने में हेल्प कर पाया, उसको इंस्पायर कर पाया, तो मैं इस पॉडकास्ट को सक्सेसफुल मानूंगा। तो ये मेरा मेन मकसद था कि भैया लोगों को दिखाने का कि भैया पैशन जो है अपना वो कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस देश की जो थोड़ा सा आपको ना स्ट्रेस कर देती हैं, और अगर आपने आपके पैशन को फॉलो कर रहे हो तो वो स्ट्रेस बस्टर तो होगा ही होगा, साथ में आपका हो सकता है कि आगे जाके वो आपका प्रोफेशन भी बन जाए। वेल, बहुत ज़्यादा लंबा भाषण हो गया, बोर नहीं कराएंगे किसी को भी, सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। आपके रैपिंग करियर के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने बताया था अभी इनिशियली कि आपने 2011-12 में ही शुरू कर दिया, तो क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? उस टाइम मैं था कोई 10th करके मैं निकला ही था। वाह जी वाह। 15-16 साल की एज थी, तो नया नया शौक था हर एक चीज़ का कि भाई किसी भी चीज़ को सीरियसली लेते हैं बच्चे उस टाइम कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके। तो वो एक सुपर हीरो वाली लाइफ वाला एक दिमाग में चल रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहाँ एक भाई मिले, कह रहे कि भाई मुझे गाना बनाना है। ठीक है। कह रहे कि आजकल रैप बहुत चल रहा है गानों के बीच में, कह रहे तू करेगा वो, मैंने तेरा सुना, करे अच्छा है। मैंने ये 10वीं क्लास में? हाँ, वहाँ मतलब कि पॉलिटेक्निकल में फर्स्ट ईयर में गया था मैं। ठीक है ठीक है। तो पॉलिटेक्निक 10th के बाद होती है, राइट? 10th के बाद गया था मैं, हाँ जी। तो जैसे मैं गया फर्स्ट ईयर में, वो लोग मिले 2010-11 में, बात हुई 12 में हमने गाना भी शूट कर लिया। तो उसके बाद दोबारा फिर हमने कुछ कमियां रह गई थी वीडियोस में, तो वो भी दोबारा करी। उसके बाद फिर यार आदि कहानी हमने रिलीज किया 2014 में जाके, 2 साल बाद। ओके ओके, दैट इज ग्रेट। मतलब कि इतने छोटी उम्र के अंदर भी ना ये सब चीज़ें, और रिस्की चैप्टर के हाथ लगाया रैपिंग। क्योंकि मेरे को अभी भी ध्यान है, देखो आप दादा लक्ष्मीचंद की रागणियाँ वगैरह सुनते थे आप? राइट। तो कैसे रागणियों से ना गानों पे शिफ्ट हुई हरियाणवी इंडस्ट्री, राइट। फिर क्या हुआ कि हरियाणवी गानों का भी एक मॉडर्न तरीका शुरू हुआ, है ना। तो लोग उसको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी उससे भी देखते हैं, बोले डबल मीनिंग सॉन्ग्स हैं या सब कुछ है, बट बहुत जल्दी पकड़ बनाई उस हरियाणवी लैंग्वेज ने उन गानों के ऊपर भी, और वो भी खूब चला सिस्टम। और उसके बाद अब रैपिंग भी इतनी बढ़िया तरीके से घुसी है हरियाणवी के अंदर कि मेरे हिसाब से जैसे पंजाबी वाली रैपिंग जचती है, वैसे ही हरियाणवी बिल्कुल भी कम नहीं लगती उससे, रैपिंग के अंदर पूरी जचती है। और इवन बॉलीवुड के अंदर भी लेना शुरू कर दिया है इस लैंग्वेज को, रैपिंग के अंदर भी। तो ये बड़ी जल्दी घुस गई, और उस टाइम पे आपने रैपिंग में करियर बनाने की सोची, ये भी अपने आप में एक मिसाल की बात है। घुस तो गए, मैंने समझ में आ गया कि बस रोज ने बोला कि रैपिंग करोगे कि नहीं करोगे।
लेकिन उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड करने का क्या वो मोटिवेशन था? क्यों पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि उस वक्त ना हरियाणा के अंदर कोई प्रोफेशनल रैपर तो थे नहीं। बिल्कुल। तो एक ये भी तो होता है ना कि आप कॉलेज में भी चले गए हो तो कहीं ना कहीं आपको ये भी दिख रहा होगा कि करियर वाइज भी या समथिंग, तो वो क्या चीज़ थी कि रैपिंग के अंदर बने रहे? देखो वैसे तो कायदे से अगर चला जाता तो एक गाना बनाया था, उसके बाद कंटिन्यूसली गाने बनाते रहना चाहिए था। लेकिन दिक्कत क्या थी, स्टूडेंट था मैं उस टाइम, अपने पास फंड्स नहीं होते थे स्टूडेंट्स के पास, अपने बस खर्चा पानी कर लिया, वही इनफ होता था स्टूडेंट लाइफ में। अब उस टाइम गाने बनाने पे लगते थे लाखों रुपए, वीडियो बनानी है, ऑडियो बनानी है, तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता था कि भाई एक बार घर वालों को बोल दिया कि भाई गाना बनाना है, घर वालों ने बोला चलो ठीक है, जितना तेरे को चाहिए उतना हम तेरी हेल्प कर देंगे। बट वो एक उस चीज़ को रेगुलर नहीं करना चाहते थे कि भाई अब तेरा हर रोज का ये काम नहीं होना चाहिए, अगर कुछ करना है तो अपना टैलेंट वैसे किसी और तरीके से दिखा। ओके। तो वो चीज़ कभी ना मैं आगे नहीं ला पाया था। तो 2014 में अगर मेरा गाना टीवी पे भी आया था, पीटीसी पंजाबी, पीटीसी अच्छा, चक दे पे, क्या नाम था गाने का? यारा दी कहानी। अच्छा। तो उस टाइम यूट्यूब का इतना क्रेज नहीं होता था। हाँ बिल्कुल। उस टाइम टीवी पे सुनते थे, मोबाइलों में सुनते थे गाने डाउनलोड करके। वेरी गुड। तो उस टाइम टीवी पे चला, बहुत अच्छा लगा, घर वाले सब बोल रहे थे कि भाई ठीक है, अच्छा कर रहा है लड़का। लेकिन आगे ना वो एक हिम्मत सी नहीं हो रही थी दोबारा उनको बोलने की कि भाई एक और गाना करना है, क्योंकि मैं फैमिली को भी प्रेशर नहीं करना चाहता था किसी चीज़ के लिए। तो वो एक दिमाग में ना उस टाइम से चल रही थी चीज़ कि भाई कुछ करूँगा, इस चीज़ को ना छोड़ना नहीं है। तो कभी भी दोस्तों में बैठता मैं खुद ही बोल देता, मैंने कहा रैप सुनाओ, पार्टी में बैठे हैं कई यार दोस्त बैठे हैं, मैंने कहा रैप सुनाओ, कोई सुनते थे, कोई कहते थे चल ठीक है, चल अब बंद कर दे, अब बहुत हो गए। लोग सुनते नहीं थे, इतना ज़्यादा पसंद ही नहीं करते कि भाई रैप सुनना, उनके कोई गाना चला दो, पार्टी में बैठे कोई डांस वाला बजा दो या फिर ऐसा। मैंने अपने वो दिमाग से निकाल ली, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई नहीं सुन रहा, ना सुनने दो। अभी भी मैं दिमाग में यही चीज़ लेके चलता हूँ कि मैंने इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसे मेरे लिसनर मिलेंगे जो भाई मेरे वाली चीज़ को सुनने के लिए बैठे हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिल रही होगी। क्योंकि अब एक तो सिंगिंग है, अब सिंगिंग का शौक था स्टार्टिंग से, जाता मैं म्यूज़िक सीख लेता, लेकिन एक वो जो चीज़ बचपन में हिट करेगी ना कि रैप अच्छी चीज़ है, वो एक दिमाग में एक अपने आप की ना एक बंदा इमेज बना लेता है कि अगर मैं रैपिंग करूंगा तो मैं ऐसा दिखूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये बनूंगा मैं। तो वो चीज़ बंदा दिखाने के लिए ना अपने एक जो इमेज बन गई ना, सारी उम्र उस सपने को लेके चलता है कि भाई ये चीज़ वहां तक मैंने लेके जानी है। वहां पे ना तो अब एज मैटर करती है बंदे के लिए, क्योंकि हम अपने खुद के साथ ही जी रहे हैं, भाई हमारी तो एज जितनी हो जाए, वो एक हमारे अंदर जो चीज़ चल रही है ना वो कंप्लीट करनी है। ओके ओके, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे अपनी टॉक्स को, बिल्कुल। कि यहाँ पे आके आपने गाने बनाने शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली आपका एक हिंदी गाना रिलीज हुआ है प्रॉपर वीडियो के साथ, वो कनाडा के अंदर शूट हुआ है, सुन सजनी, राइट? जी, मेरा फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो जो कनाडा के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, शूट हुआ है, और वो आपने रिलीज भी कर दिया यूट्यूब के ऊपर, अपने खुद के चैनल के ऊपर। उसका लिंक मैं इसमें जरूर डालूंगा, इसके बारे में बात करेंगे। और एक आपका हरियाणवी रैप आने वाला है, जल्दी रिलीज होने वाला है, जैसा आप बता रहे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इन दोनों की कहानियों पे आए उससे पहले एक रैप सुना दो यार। वो ये भी जो आप बोल रहे थे ना, बोले यार दोस्त बैठते थे, आप बोल देते थे रैप सुनाऊं क्या, आज मैं बोल रहा हूँ रैप सुना दो यार। मैंने आपका ना हरियाणा डे वाले दिन एक रैप सुना था, ऑन द स्पॉट छोरा करके, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। अगर आप उसकी 2 कड़क लाइनें जो हैं बढ़िया तरीके से अगर सुना दोगे, म्यूज़िक हम अवॉइड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि वो यूट्यूब जो है ना वो उसमें कॉपीराइट में ले जाता है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो सिर्फ आपकी आवाज़ और शब्दों का जादू चला दो। जी बिल्कुल। तो ऑन द स्पॉट मेरा इंडिया के टाइम से रेडी था सॉन्ग, ठीक है। तो मैंने अब जब यूट्यूब चैनल बनाया तो मैंने कहा कि खाली से एक बार जो मेरे पास ऑलरेडी हैं वो गाने वेस्ट नहीं करने, क्योंकि वो कला अपनी, उसको हम कंज्यूम करेंगे। वीडियो नहीं बना पाया उसकी, लेकिन मेरे को था अपलोड जरूर करूँगा। तो उसमें रैप ऐसे है, एक था एक छोरे पूरे अप टू डेट, थोड़े हाई से रेट पूरे एक्यूरेट, कोनी डुप्लीकेट पूरे पैशनेट, लावा एस्टिमेट दुनिया डेस्परेट, मारे सीक्रेट फिट रेट डेट करे कैलकुलेट नेट वर्थ रेट, हम सेपरेट हम फेवरेट, कोनी डेलिकेट रवा हाइबरनेट, इरिटेट न करा मैं सुन चुका या डिबेट हो रहा फ्रस्ट्रेट, क्या था अंडर रेट हो रहा थाई बया बार छोरा, इब डॉलर में करा सा व्यापार छोरा, ठाडा घर बार ले रहा दो कार छोरा, ऑन दी सपोर्ट खड़ा भैया ती तैयार छोरा, ऑन दी सपोर्ट कर वैर छोरा, ऑन दी सपोर्ट काडा फैर छोरा, ऑन दी सपोर्ट देख फिल्म बना दे खड़ा, ऑन दी सपोर्ट कति जहर छोरा।
वाह वाह, मतलब शानदार, मतलब एक एक वर्ड जो इसका लिखा हुआ है ना, लिखते वक्त क्या चलता है दिमाग के अंदर, ऐसे इतना क्रिस्पीनेस कैसे आती है लिखावट के अंदर? ये फील की बात होती है, मतलब ना, अब लोग सोचते हैं कि भाई राइटर है, ये डेली का एक गाना लिख सकता है, लेकिन कभी कभी ना बंदे के दिमाग में ऐसा होता है कि जब गाना लिखा जाता है ना, गाना लिखने में टाइम नहीं लगता, एक बार उस जोन में आ गया, उस फ्लो में आ गया ना, कॉपी पेन लेके बैठा नहीं बैठा, लेकिन दिमाग में वर्ड्स चलने लग जाते हैं, कई बार ऐसी फील आती है कि ये चीज़ हमने निकालनी है, ये चीज़ हमने बोलनी है, किसी को बता नहीं पा रहे, तो वो जब 2-3 लाइनें दिमाग में जुड़ती है ना, तो फिर उस टाइम दिल करता है कॉपी पेन उठा ले, और जब वो उस फ्लो में हमने लिख दिया या फिर फोन में टाइप कर लिया ना, तो वो आगे वो जुड़ती चली जाती है लाइनें, जैसे स्वेटर बुनते हैं, एक बार एक उसका बॉर्डर बना ले, वो चलता चला जाएगा फिर वो, तो जैसे लिखावट उसी हिसाब से जैसे लिखना पूरा हो गया, जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तब भी चेंजेस आ जाते हैं उसमें, क्योंकि वो ट्यून या म्यूजिक के बहुत चेंजेस आते हैं इसमें, कई बार कोई लाइन मीटर में नहीं होती, कई बार कोई लाइन ऑफ बीट जा रही होती है, वहाँ पे पूरा वर्ड चेंज करना पड़ता है, कई बार एक वर्ड की वजह से पूरा पैरा चेंज करना पड़ जाता है कि स्टार्टिंग में कुछ और बात थी, आगे जाके वो फ्लो में नहीं आ रहा, तो फिर वो पूरा ही चेंज करो भाई, वो दोबारा लिखो बैठ के, तो इस टाइप के चेंजेस आते हैं। कई बार म्यूजिक में मजा नहीं आ रहा होता, पूरा गाना कंप्लीट होने के बाद जब सुनते हैं, फाइनल चीज सुनते हैं, फिर कहते हैं इसमें ये चीज की कमी है, ये दोबारा करो। ओके ओके, दैट इज गुड। अच्छा, एक ना मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करनी थी इसमें ना, कि जैसे पंजाबी म्यूजिक चला जब, राइट, नो डाउट अच्छा म्यूजिक है, अच्छी वर्डिंग्स है और अच्छे कलाकार भी हैं, लेकिन जब वो कनाडा के अंदर आए, जब म्यूजिक कनाडा से पब्लिश होना शुरू हुआ, तब मतलब उसने हाइट ही पकड़ ली फेमस होने की, राइट, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज पंजाबी म्यूजिक है वो चलता है। बिल्कुल। तो इसी कड़ी के अंदर ना हरियाणवी म्यूजिक भी जैसे इंडिया के अंदर तो पूरे पांव पसार चुका है हर स्टेट के अंदर। अब ये लोग भी ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं थोड़े बहुत कलाकारों से जुड़ा भी हुआ हूँ, कभी उनसे बातचीत भी होती है, राइट, और इवन सोशल मीडिया पे भी डालते हैं, तो धीरे धीरे ना वो टूरिंग भी शुरू कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, अब कनाडा की तरफ भी रुख आ रहा है इन सब चीज़ों का। तो आपके पास एक ना एडिशनल बेनिफिट है कि आप ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हो, आप इतना अच्छा गा रहे हो, इतना अच्छा लिख रहे हो, और अब मेरे ख्याल से आपकी टीम भी थोड़ी बन गई है कि आप वीडियो भी शूट होना शुरू हो गया, राइट। तो ये अपने आप में एक होप है हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए कि यहाँ बैठे आप सपोर्ट कर सकते हो चीज़ों को, या कुछ कोलैबोरेशंस भी कर सकते हो। इस डायरेक्शन में कुछ सोच रहे हो, कुछ काम करने की? ये मैं इसलिए स्पेशली भी डाल रहा हूँ ताकि आई होप कि इस पॉडकास्ट को हम हरियाणा के कलाकारों तक भी पहुँचाएं, सो दैट अगर कोई भी ऐसी कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है तो वो भी अवेल कर पाएँ, क्योंकि नो डाउट देखो वो लोग वहाँ बैठे हैं, उनके पास वहाँ का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ बैठे हो, आपके पास यहाँ का एक्सपोजर है, अगर दोनों चीज़ मिल के काम होती है तो शायद कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए। बिल्कुल, ये चीज़ तो है कि अब दो चीज़ें जुड़ती हैं, एक और एक मिलकर 11 बनता है। डेफिनेटली बिल्कुल ओपन हूँ मैं हर टाइप की चीज़ों के लिए, कि जो चीज़ मेरे टैलेंट को, जो चीज़ मेरी कला को, जो भी आगे पुश करती है चीज़, मैं कभी किसी चीज़ को ना नहीं करूँगा। कि अपने आप को आगे ले जाने के लिए हम एफर्ट्स डालते हैं, तो एफर्ट्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अगर किसी के साथ मिलके करना है काम, किसी के थ्रू हमने अपनी बात कहीं तक पहुंचानी है, तो वो चीज़ें ना हमें हेल्प करती हैं, और ये हम लोगों का साथ लेके ही आगे बढ़ते हैं, मतलब कि अकेला आदमी तो जा नहीं सकता। तो कोलैबोरेटिव वे में भी मैं काम करूंगा, बिल्कुल करूंगा। कहीं से भी कोई चांस मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, और किसी को भी अगर मेरी किसी टाइप की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। कि कल की डेट में कोई, चलो ठीक है, मुझे 10-12 साल हो गए हैं करते कोई एक चीज़ को, लेकिन अब वो ऑफिशियली आज तक मैंने कभी सामने नहीं लाया लोगों के। अब वो एक हेजिटेशन है मेरे अंदर, लेकिन इतना पता है कि भाई क्या चीज़ कैसे होती है, किस चीज़ का तरीका क्या है। तो अगर उस चीज़ में मैं किसी की हेल्प कर सकूं तो मैं तो बिल्कुल खुश होता हूं कि मैं किसी की भी अगर हेल्प करने के लायक रहूं, तो बनूं मैं चीज़ से। तो अपने नियर फ्यूचर में क्या मन है आपका, मतलब ज़्यादा ज़्यादा हरियाणवी रिकॉर्डिंग करने का, कि जैसे अभी आपने एक हिंदी गाना भी लॉन्च किया, राइट जी, तो कैसे देख रहे हो अपना रिसेंट करियर को आगे? देखो कि हरियाणवी जो है, देखो अपनी जड़ें तो कभी छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है, वो तो मैं हमेशा आगे लेके चलूंगा। हरियाणवी को अगर मैं कोई हिंदी सॉन्ग भी बना रहा हूँ तो भी मैं एक अपना हरियाणवी जो एक चीज़ होती है, एक एक्सेंट होता है थोड़ा सा, या फिर एक हल्का सा टच होता है, वो मैं ज़रूर रखता हूँ हर एक चीज़ों में। ओके।
तो हिंदी मेरे को पसंद है, मातृभाषा है, उसमें जरूर करेंगे। हरियाणवी है, उसको बहुत आगे लेके जाना। अब कई भाई हैं जो रैपिंग में बहुत आगे जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब कनाडा से मैं अपनी तरफ के एफर्ट्स डालूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, ये बहुत अच्छा एफर्ट है। और ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि जैसे यूएस में भी कहीं होंगे, राइट, इवन नॉर्दर्न अमेरिका का भी अगर आपका कोई ग्रुप बनता है और कोलैबोरेटिव एफर्ट से अगर चीज़ें सामने आती हैं तो आई गेस स्पॉन्सर्स भी लेने में बड़ा आसान हो जाएगा। अपने हरियाणवी भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, और आई होप कि हरियाणवी भाषा के लिए दे वुड बी हैप्पी टू सपोर्ट ऑल दिस इनिशिएटिव। ये मैंने पता है ये लैंग्वेज वाला मैटर क्वेश्चन क्यों डाला इसके अंदर बीच में। मुझे कई बार ना फील होता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो सिंगर हो, मतलब कि जो बोलते हैं ना बिल्कुल फाइन कलाकार जिसको बोलते हैं, और जिन्होंने अच्छा नाम भी बनाया है। पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद पैसा हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, जिस वजह से इन अच्छे कलाकारों को पंजाबी इंडस्ट्री चुटकी बजा के उठा ले जाती है थोड़ा पैसा दे के, और धीरे धीरे फिर वो देखते हैं ना 4-5 साल बाद पीछे मुड़ के कि उनका हरियाणवी से तो टच खत्म हो गया। क्योंकि देखो अगर साल में एक बार वो 10 प्रोजेक्ट कर रहे थे, राइट, सारे हरियाणवी कर रहे थे, एक पंजाबी के साथ वो गए इंडस्ट्री के साथ, तो अब मान लो वो 2-3 तो हरियाणवी करेंगे, बाकी 6-7 प्रोजेक्ट वहाँ करेंगे क्योंकि पैसा वहाँ से ज़्यादा मिल रहा है, और धीरे धीरे वो कम होते चले जाते हैं और वो वैनिश हो जाता है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल है प्रांजल दैया। बिल्कुल, क्योंकि इतने टॉप क्लास गाने दिए हरियाणा के और वो पूरा हिट भी हुए, और अब धीरे धीरे वो पंजाबी इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले सालों के अंदर शायद कम्प्लीटली मूव कर जाएं, है ना, क्योंकि पैसा एक बड़ी मोटिवेशन और वो सब चीज़ें बन जाती है। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, स्पेशली मैं सिंगिंग, रैपिंग और इन सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कैसे सस्टेन करेंगे चीज़ें? देखो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि नो डाउट पंजाबी इंडस्ट्री में पैसा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुकी है काफ़ी सालों पहले। यस। हरियाणवी में अगर हम देखें तो पिछले 5-6 साल से ही कुछ आगे आने स्टार्ट हुए हैं। इवन कि जिस टाइम 5-6 साल पहले लगा लो कि जब मैंने गाना बनाया आज से 10-11 साल पहले, उस टाइम हमारा गाना भी पंजाबी में था। तो उस टाइम लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती थी कि अगर गाना सुनना है तो वो पंजाबी लैंग्वेज में ही होगा, कि हरियाणवी में लोग नहीं सुनते। वो एक मॉडर्नाइजेशन की वजह से लगा लो, या फिर लगा लो कि कूल लगने के लिए भी हम तो पंजाबी सुनेंगे, हरियाणवी नहीं सुनेंगे। आज की डेट में अगर कहा जाए हरियाणवी इंडस्ट्री इतनी रैपिडली ग्रो कर रही है ना, अब बादशाह को देख लो, रफ्तार को देख लो, ये सब लोग हरियाणवी यूज कर रहे हैं अपने गानों में। इवन जो पंजाबी सिंगर्स है वो भी ट्राई कर रहे हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में आने की। और हसल में देखो हर साल एक सुपरस्टार निकलते हैं हसल में से हरियाणा का, तो वो चीज़ें अब एक्सपेंड कर रही हैं। अब वो हर एक कोने से ना वो लोग निकल के आ रहे हैं सामने, क्योंकि अब उन्हें ना वो दिख रही है मार्केट ग्रो करती हुई। अब लोग उस चीज़ की तरफ निकल के आ रहे हैं, जिनका टैलेंट दबा के बैठे थे कि भाई हरियाणवी है क्या पता चले ना चले, लोग तो पंजाबी गाने सुनते हैं। अब डांडा न्योली वाला है, वो भाई इतना अच्छा कर रहा है कि उसने बोला कि हरियाणवी करना तो हरियाणवी ही करना है। कह रहे कि किसी भी लेवल पे ले जाऊंगा लेकिन हरियाणवी को ही ले जाऊंगा मैं। वेरी गुड। तो अब एक वही अपना थॉट प्रोसेस लेके चल रहा हूँ मैं। अब इरशाद खान भाई यूएसए में, उनका आया हरियाणा हुड गाना आया भाई का, उन्होंने अच्छा किया कि 500 मिलियन अगर कोई हरियाणवी गाने पे व्यूज जा रहे हैं, तो वहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हरियाणवी इंडस्ट्री कहाँ तक चलेगी। अगर 500 मिलियन व्यूज, तो उसमें लोग भी इतने सुन रहे हैं उस चीज को, लोगों को अच्छा लग रहा है। अब वो एक्सेंट लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हरियाणवी एक्सेंट है, ये चीज़ सुनने में अच्छी है, ये स्ट्रोंग है, ये वाइब दे रही है। तो वो चीज़ अब आगे लेके आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और भी लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा मतलब कि अब ओटावा आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, कि यहाँ पे आके हम चीज़ वो दिखा सकते हैं। अब हमारे पास एक्सपोजर है, कनाडा में बैठा हूँ मैं, यहाँ पे लोकेशंस हैं अच्छी अच्छी, सारी इतनी अवेलेबिलिटीज़ है हमारे पास हर एक चीज़ की, हम एबल हो गए हैं उस चीज़ को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो क्यों नहीं हम लेके जा सकते आगे। अब जैसे पंजाबी इंडस्ट्री बढ़ी थी, अब हरियाणवी इंडस्ट्री को भी हम लोग ही बढ़ाएंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मोटिवेशन से तो यस बिल्कुल। और साथ साथ में जैसे जो
स्पॉन्सरशिप वाला चैप्टर है ना, आई थिंक वो भी यहाँ नॉर्थ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर शायद हरियाणवी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एसोसिएशंस जो हैं, जो काम कर रही हैं यूएस में, कनाडा में, शायद उनको भी अप्रोच करना चाहिए, एक बैनर वो बना सकें जिसके अंडर कलाकारों को एक हेल्प मिल जाए, फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ जाता है उन सब चीज़ों से, राइट? बिल्कुल। एनीवेज, बात करते हैं आपके रिसेंट जो गाने, अभी एक गाना हिंदी में रिलीज हुआ है, एक हरियाणवी में आने वाला है, उसके एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो ये हिंदी वाला गाना जो भी आया आपका सुन सजनी, इसकी 2 लाइनों से शुरू करेंगे। तो इसका सुन सजनी का जो रैप था वैसे है, याद करूँ बातें तेरी यादों में रहूं, ख्वाबों में दिखे तो दिन रात न जगूं, वो नूर तेरे चांद से चेहरे का जो मेरी नजरों को रोशन करे, मैं क्या करूं, साथ चले तेरे कदम मेरे साथ, कोई ना हो पास और हाथों में हो हाथ, बात हो हमारी बस आंखों ही आंखों में, ठंडी सी हवा हो हल्की सी बरसात। नाइस नाइस। तो दैट्स नाइस कि हिंदी के अंदर भी है जो है वो रैपिंग, तो आपकी वो मेरे ख्याल से जड़ है, राइट? कोई भी गाना गाओगे तो उसके अंदर रैपिंग जुड़ जाती है। कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहली बार शायद आपने कोई वीडियो शूट किया है खुद, उसके अंदर आपने फीचर किया है अपने फेस को भी, मैंने देखा आपका वीडियो, बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हो उसके अंदर पूरा। कहाँ हुई इसकी शूटिंग? तो इसकी शूटिंग हमने मोस्टली करी है ब्रैम्पटन में की है, थोड़ा कंट्री साइड एरियाज में, तो वहाँ के रोड्स के जो शूट थे, बाकी टोरंटो में की है। अच्छा। तो वहाँ के जो आउटडोर शूट्स थे वो जितने सारे, वो सारे टोरंटो के हैं। बाकी सारा मोस्टली गाना गाड़ी के अंदर ही रिकॉर्ड हुआ है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखा पाए हम यहाँ पे इसमें लोकेशंस कनाडा की, लेकिन एक थीम रखी थी हमने कि ना गाना डिसेंट सा बनना चाहिए। तो जिस हिसाब के लिरिक्स हैं, थोड़ी मंदे से फ्लो में है, थोड़ा सूदिंग गाना है, तो उस हिसाब के हमने लोकेशंस रखी, हमने सारी वो चीज़ें रखी हैं, वही दिखाने की कोशिश की, रोमांटिक किया, उसको वाइब्स दी। कॉन्फिडेंट आपने बोला कि लग रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम तो नहीं था कि भाई मैं कैमरे के सामने आया हूँ, बट बहुत टाइम बाद आया। तो जब वो सारी चीज़ें आई ना, तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा, नर्वस हो जाता है। जितनी बार कैमरे के आगे जाता हूँ मैं, थोड़ा सा, एक तो इंट्रोवर्ट लगा लो कि शाई हूँ मैं, कैमरा शाई लगा लो, मैं थोड़ा नर्वस लगता हूँ मैं, मेरे फेस से पता लग जाता है कि नर्वस है, क्योंकि मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। तो वो ना एक हेजिटेशन रहती है थोड़ी सी इंसान को, बट हाँ कि एक बार करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद हरियाणवी सॉन्ग का मेरा जब नंबर आया, मैंने कहा इस बार वीडियो में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना है। तो जो सेम चीज़ हमने पहले फेस कर ली थी कैमरा, उस चीज़ का तो डर निकल गया। मैंने कहा इस गाने में थोड़ा और अच्छा करके दिखाना है। तो वो जो गाना अब रिलीज करने वाला हूँ, वो मेरे पास अभी सारा कुछ कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। बस अभी वीडियो, हरियाणवी की बात कर रहे हो ना? हरियाणवी की, हरियाणवी का टाइटल हमारा ओहो है। ओहो, ओहो। ये क्या स्टोरी है इसकी? ओहो की इसका ना एक्चुअली टाइटल यही सेट बैठ रहा था। अच्छा। तो गाना ये स्टार्ट ही ओहो बात से हुआ था कि ऐसे करके ओहो, अच्छा। तो किसी दोस्त से बात कर रहा था मैं, तो उसने बोला ओहो, मैंने कहा ओहो यही रखेंगे टाइटल। मैंने कहा ये बड़ा यूनिक सा है, इजी है, आसान सा, और लोगों को समझ में आएगी ये बात। तो जैसे आपके खुद के लिखे हुए गाने हैं, खुद के गाए हुए गाने हैं, रैपिंग है, जब वीडियो पे भी खुद आते हो तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि क्योंकि फील दे पाते हो, खुद ने लिखा है किस फील से, तो वही सेम चीज़ फिर शायद वीडियो में भी दिखती होगी, राइट? एग्जैक्टली वो चीज़ कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कि भाई जो एक्सप्रेशंस है वो निकल के आए वीडियो में। जो गाने में हमने बात बोली है वो चीज़ हम एक्सप्रेस कर पाए वीडियो में, कि जो बोल रहे हैं वही हम आप लोगों को दिखा भी रहे हैं। तो वो अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों में ऑफिशियली निकल रहे हैं, तो वो चीज़ सीख रहे हैं अभी। ओके। इसकी हरियाणवी जो आने वाला है, इसकी 2 झलक दे सकते हैं थोड़ी सी? इसकी बिल्कुल दे सकते हैं, नो डाउट। तो ये गाना ऐसे है कि ओहो मित्रा पे गोरिया मरा है। तो ये ऐसे कोई एक कन्वर्सेशन थी, तो वहां से लाइन निकल गई, 2 दोस्तों ने बैठ के कॉल पे बना दिया। तो ये गाना भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, ये 1-1.5 घंटे में ही रेडी कर दिया था। अच्छा जी। हाँ जी। तो लिखने में तो है स्पीड, अच्छे से कर देते हैं। जब बात वो एग्जीक्यूशन पे आती है कि भाई कंप्लीट करना और रिकॉर्ड करना, ऑडियो वीडियो, वो काफ़ी लंबा टाइम ले जाता है। 1.5-2 महीना एक गाने पे लग जाता है कभी कभी। आने दो फिर। ओहो मित्रा पे गोरिया मरें चर्चे, लाइक सारी छोरिया करें परचे, 4-4 जिले के मैं खर्चे, बर बर बोरिया करें,
हरियाणा त मुंबई छोरिया फैन, हैलीफैक्स त ओटावा गोरिया फैन, कर प्यार लाहौर आली जानता भी ज्यादा तेरे यार न कर दिया यूके भी हैंग, आया 3 साल पहला कोई पूछे नहीं थारा, इब बन के इंजीनियर लख में कमारा, जाऊं जोन से भी शहर कम छोरा दू मिठारा, अल्लाह दिन का चिराग मन नहीं तो पारा, करा फोन दुबई वाली मिस गणा करा, मेरे फोन नाम से किस बना करा, दिल्ली वाली मन कवा आज कर लेना ब्याह, ये हाथ जुड़ वाले बेबी इससा न करा। That's nice यार, इसमें मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब बिना म्यूज़िक के भी इतना मज़ा आ रहा है। तो नो डाउट मुझे लगता है कि जिस फील से आप गाते हो और ये चीज़ जब वीडियो पे भी वो वाला फील अगर आता है ना, तो इट्स ऑलवेज गुड कि जिसने लिखा है, जिसने गाया है, उसका फेस अगर वीडियो पे दिखता है ना, तो वो और जान शायद आ जाती है उस सॉन्ग के अंदर। जी बिल्कुल। कब कर रहे हो रिलीज इसको? तो अभी मैंने रिसेंटली सुन सजनी रिलीज किया। अब उसको थोड़ा टाइम देते हैं ग्रो होने के लिए, लोगों तक पहुंच भी नहीं पाया अभी तो सभी जिन लोगों तक पहुंचाना हमने, जो लोग सुनते हैं उस जॉनर के। तो अभी वो रिलीज हुआ है 5-6 दिन पहले, तो अब उसको दूंगा मैं 10-15 दिन ग्रो करने का टाइम देते हैं। ठीक है। हर एक गाने को इंडिविजुअली उसका टाइम मिलना चाहिए कि कोई दूसरा गाना आके उसको पुश डाउन ना करे। तो जो जिस चीज़ की वैल्यू है उसको वहाँ तक उसको लेके जाएंगे, उसको टाइम देंगे ग्रो करने का। फिर उसके बाद दूसरा भी रिलीज करेंगे बहुत जल्दी। वीडियो के फाइनल टचेस रह गए हैं सिर्फ, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो वीडियो भी हमारे पास आ जाएगी, वो भी कंप्लीट है। उसके बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट एक और मेरे पास ऑडियो रेडी है, वो मैंने दोबारा फिर हिंदी में किया। मैं एक सीक्वेंस ये रखना चाहता हूँ कि हरियाणवी हिंदी कि मैं दोनों लैंग्वेजेस को साथ में लेके चलूँ बैलेंस करके। ठीक है। तो जो उसके बाद हिंदी आएगा सॉन्ग, उसका टाइटल मैं बताता हूँ, उसका टाइटल मस्त मोला है। अच्छा। और वो गाना उसका जो म्यूज़िक है वो किया दीप जंडू भैया ने। अच्छा जी। हाँ, तो दीप जंडू जी से म्यूज़िक हुआ है, उनका भी थोड़ा सा है उसमें पार्ट। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी म्यूज़िक प्रोडक्शन की है। तो बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो लेके आएंगे, बट अभी ऑन द वे है, काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो लास्ट टाइम जब हम लोग मिले थे हरियाणा डे पे, तो उस टाइम भी जो मैंने गानों के बारे में बताया था, तो वो सारे अभी लिस्ट में हैं हमारे। तो ऑलरेडी मतलब कि म्यूज़िक बन चुके हैं, कई लिरिक्स कंप्लीट हैं, रिकॉर्ड करने रह गए हैं, कोई रिकॉर्डेड है उनकी वीडियो बननी रह गई है। तो अब सब कुछ मैंने पाइपलाइन में डाल के रख दिया कि अब स्टार्ट कर ही दिया, तो अब एक फ्लो में लेके चलेंगे उसको, अब कंसिस्टेंसी दिखाएंगे अब उसमें। नहीं सही है, अच्छा है। तो कनाडा में हरियाणवी रैपिंग की गानों की आग लगाने का पूरा मन बना लिया है। जी, कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से। बाकी लोगों को प्यार जो मिल रहा है लोगों से मुझे, वो चीज़ बूस्ट करती है मुझे आगे जाने के लिए। किसी भी कलाकार के लिए, आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा पुश तो वही है। बिल्कुल। अब मैंने एक गाना रिलीज किया, अगर उस पे मेरे को 50 लोगों ने बोल दिया कि बहुत अच्छा बनाया, हमें अच्छा लगा, तो वो चीज़ ना आगे आदमी को ये बूस्ट करती है कि आगे मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा करूँगा, कि दोबारा बोलने कि ये पहले से भी अच्छा है। तो वो हर बार ना एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाने की बंदे के अंदर एक क्यूरोसिटी रहती है कि हमने जो कुछ कर दिया ना वो तो हम कर ही सकते हैं, सुपर नेचुरली से एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या कर सकते हैं। तो एक वो चीज़ दिमाग में लेके हमेशा उठता हूँ डेली, किक मिलती है उससे ना। हाँ, कि अब मैं क्या कर सकता हूँ पहले से बेटर लोगों के लिए, कि कैसे और ज़्यादा प्यार देंगे लोग मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर म्यूज़िक लेबल्स बने हुए हैं, छोटी छोटी कंपनीज बनी हुई हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पे गाने चलते हैं। यहाँ कनाडा में कोई हरियाणवी ऐसे म्यूज़िक लेबल्स हैं, कोई ध्यान में आए हैं? मोस्टली जितने भी हरियाणवी म्यूज़िक लेबल्स हैं वो हरियाणा में ही हैं, हरियाणा और दिल्ली में बेस्ड हैं। तो उनके जितने ऑफिसेज हैं तो वो लोग वहीं से कांटेक्ट करते हैं। ओके। अगर कोई अब्रॉड भी है कोई आर्टिस्ट, तो अगर उनके साथ उनको काम करना है तो वो लोग वहीं से अप्रोच करते हैं कि सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर लिया उन लोगों से। कांटेक्ट वैसे भी म्यूचुअली बहुत लोगों से कांटेक्ट निकल जाते हैं। तो क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री ना, एक वो कहते हैं ना कि दुनिया छोटी सी है, तो कहीं ना कहीं से वो कांटेक्ट निकल ही जाते हैं, लोग आपस में मिले ही होते हैं। तो वो मिल जाते हैं हम लोग, तो कहीं भी बैठे हो तो उन लोगों को पता होता है कि ये आर्टिस्ट यहाँ पे, तो वहीं से मैनेज करते हैं इंडिया से। कनाडा में तो अभी तक कोई हरियाणवी लेवल के अक्रॉस नहीं हुआ अभी ऐसे, ना ही कोई। पंजाबी तो होंगे काफ़ी। पंजाबी हैं, पंजाबी लेबल्स हैं काफ़ी। शायद वैंकूवर, सरी, उस तरह तो काफ़ी होने चाहिए। वैंकूवर, सरी, ब्रैम्पटन में भी हैं। ब्रैम्पटन में भी। ओके। तो उन लोगों ने तो यहाँ पे अपना ऑलरेडी सेटअप कर लिया है सब कुछ। अब जो हरियाणवी है हम लोगों को करना है,
ये सब कुछ हमने यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग लेबल्स बनाने हैं, अदर कंट्रीज में भी बनाने हैं। वो चीज़ों को आगे अगर और कोई आर्टिस्ट है वो इंडिविजुअली नहीं आगे आ पा रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए ना सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो इनिशियल मतलब कि इनिशियल जो स्टेज होती है ना उसको इनिशिएट कैसे करे, कि भाई वो पहला गाना कैसे निकाले, शुरू कैसे करे। यहाँ पे आके ना सारा टैलेंट तब जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अब रिकॉर्डिंग लेबल्स हैं वो हेल्प करते हैं बंदे की ग्रो करने में, वो ऑडियो में वीडियो में हेल्प करते हैं कि आप करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो वो चीज़ अच्छी है, उससे लोगों को पुश मिलता है। जो आर्टिस्ट है वो बैठे हुए हैं कि एक उम्मीद पे कि हमें कहीं ना कहीं ब्रेक मिलेगा, तो वो लेबल्स देते हैं उन लोगों को। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि बंदा अपना खुद का करे, मेहनत करे, कि उसको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैंने 10 गाने बनाने तो उन पे कितना लगेगा, तो मुझे उस हिसाब से अर्निंग करनी पड़ेगी। तो वो दोनों चीज़ें कुल मिला के है कि इन्वेस्टमेंट पहले स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी। तो वो आपके पास खुद है या फिर आप किसी के साथ सपोर्ट से मिलके काम कर रहे हो, तो वो दो ऑप्शंस होते हैं। तो अब हरियाणवी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं है। तो हरियाणवी में भी जितने रिकॉर्डिंग लेबल्स बने हैं मोस्टली पंजाबी इंडस्ट्री से निकल के आए, वही कंपनीज हैं, वही सेम कंपनी के नाम से हरियाणवी लेबल्स बना रहे हैं। ओके, तो ये फ्यूचर देख रहे हो कि हरियाणा और पंजाबी जो इंडस्ट्री है ये मिल के शायद ज़्यादा आगे बढ़ सकती है? हरियाणा और पंजाब देखो है तो एक ही चीज़ है, लिसनर्स भी वही है, हरियाणवी गाने भी हम लोग सुनते हैं, पंजाबी भी सुनते हैं, हमें समझ भी आती है, बोलते भी हैं हरियाणवी पंजाबी। तो वो है कि अगर मिलजुल के काम करते हैं तो डेफिनेटली आगे जाएंगे। तो जो मैं बता रहा था कि पंजाबी लेबल्स ने हरियाणवी के नाम से भी स्टार्ट कर दिए अपने रिकॉर्डिंग लेबल्स, तो डेफिनेटली क्योंकि वो एक इंडस्ट्री है, वो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है। अब वो सिर्फ टैलेंट ढूंढ रही है। अब हरियाणवी इंडस्ट्री में क्या है कि टैलेंट तो है लेकिन उन्हें कोई ढूंढ नहीं रहा, क्योंकि इतनी बड़े ग्रो करी हुई कंपनी नहीं है। वो कंपनियां क्या है कि जो ऑलरेडी जिन्होंने अपनी मेहनत करी है, 10-12 साल से जो लोग हैं इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, उन लोगों को चांस मिलता है। क्योंकि मोस्टली लोगों को क्या होता है कि जो है जो फ्लो में चल रहा है उसको पुश मिल जाता है इजीली, तो वो मतलब कि कंफर्टेबल रहते हैं किसी भी नॉन आर्टिस्ट को साइन करने में। पंजाबी इंडस्ट्री में पैसा है, वो टैलेंट देखते हैं, वो कर देते हैं पुश कि आपको अगर हरियाणवी गाना बनाना है तो आप वो करो आगे। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने बनाई है वो रिकॉर्डिंग लेबल्स हरियाणवी में। तो वो मिल के ही चल रहा है हरियाणवी पंजाबी। क्योंकि अगर मिल के चलेंगे तो शायद अच्छा पुश मिल सकता है ना। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मौका लगे कभी किसी रैपर के साथ स्टेज शेयर करने का, किसके साथ करने का मन है? देखो इसमें तो मन तो क्या, मैं सपना ही बताऊंगा, बोलूँगा कि क्या किसके साथ सपना है? मेरा तो अगर कोई रैपर का नाम लेते तो दिमाग में एक ही वर्ड आता, बोहेमिया। तो उनको शुरू से लेके मैंने स्टार्ट किया, उनको सुन के मैंने अपना करियर शुरू किया। लोग कहते हैं कि जैसे भगवान का नाम लेके हम कोई शुरू करते हैं कोई काम, तो मैंने उनको दिमाग में रखा, मैंने अपनी रैपिंग शुरू करी, वो एक आइडल लेके चला मैं उनको। तो अगर कभी मौका मिला बोहेमिया के साथ अगर मुझे कोई सॉन्ग करने का या स्टेज पे अगर उनके साथ खड़ा होने का भी, तो मैं सोचूंगा कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होगा वो। ओके ओके, दैट्स गुड। कुछ याद है बोहेमिया का? बोहेमिया के A to Z सारे सॉन्ग्स याद हैं। तो कुछ हो जाए तो चलो, कुछ भी जो क्रिस्पी सा याद आ रहा हो। हाँ, बोहेमिया के जितने भी सॉन्ग्स हैं मैं स्टार्टिंग से वही गाता आया हूँ। तो मोस्टली मेरे दोस्त भी थे, वो कहते थे कि बोहेमिया का कोई सॉन्ग सुना, जब तक मैं अपने खुद के लिखने स्टार्ट नहीं करे थे सारे गाने। तो लफ्ज़ां दा खेल अल्फाज़ां दा मेल वजदी बीट, मैं वीट पी के गड्डी दी सीट च लिखदा गीत, उम्मीद मैनू लोकां नू पसंद आन मेरे गीत सुन लोकी सिखदे इत्थे दी रीत, वे रस्म रिवाज इस देश दे, भंग आपे पींदे चिट्टा दूजियां नू वेचदे, की गल गल ते गाली गलोच, वे जदों दा मैं जम्मेया मैं घर वालेयां ते बोझ, मेरी सोच नशे च मैनू नी होश, मैं कोकैन कीती मैनू चढ़िया वे जोश, उंदे नेड़े ने जेड़े ओ अजनबी ने सारे मेरे तो दूर रहिंदे ने मेरे घर वाले, मेरी अखा लाल चुप चुप नशे च चूर, वे वेख दिन मैनू हाण दे मुंडे कूर कूर, वे जेड़ा मेरे मुकाबले दा मूरे आके खंगे मेरे, ना मैं बोहेमिया इरादे नहीं हो चंगे मेरे। क्या बात है, क्या बात है। नाइस नाइस नाइस। तो ये सुन सुन के ही करियर में बड़े हुए हैं हम। तो इनका तो मुंह जुबानी याद है, एक एक वर्ड एक एक लिरिक्स इनके सुनते आ रहे हैं कंटिन्यूसली, वही गाते आ रहे हैं। तो कई बार ना मैंने मतलब जैसे मैं पॉडकास्ट करता हूँ, एज ए होस्ट करता हूँ, मैं सुनता भी बहुत हूँ, क्योंकि तभी उनसे लर्निंग्स मिलती हैं, इनपुट्स मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कुछ रिसेंटली कुछ पॉडकास्ट के अंदर ना ये देखा था कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना जितने भी,
उनको ना प्यार में पढ़ने का एक रेगुलर शौक सा होता है कि उससे क्या है कि उनको लिखने में हेल्प मिलती है, फिर ब्रेकअप होता है तो फिर दूसरे गाने लिखने में हेल्प मिलती है। सच है क्या ये? वैसे बनाई हुई बात है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। जो राइटर होता है वो ना एक्चुअल में जिस टाइम कुछ लिखने की सोचता है ना, तो वो सोचता है कि मैं उस फेज से गुजरूं। तो जब तक बंदा कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करेगा उसके बारे में वो लिख नहीं सकता। तो अब राइटर्स का यही होता है कि जो उसने देखा, जो उसने फील किया, तो वो लिख देता है। तो लोगों को होता है कई बार, जो राइटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फीलिंग्स के भरे होते हैं, कि उनके अंदर इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं जब से वो लिखते हैं। होता है उन लोगों को प्यार भी होता है, लेकिन कई लोग मेरे जैसे भी होते हैं। अच्छा। ये कहना जरूरी था क्या? तो Okay. मतलब कि हर सिक्के का दो पहलू होते हैं। तो राइटर्स ऐसे होते हैं, तो राइटर्स ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में जो चलता है वो नेचुरल चीजों के लेके चलता है। अब मुझे है, मैं रोमांटिक सॉन्ग लिखा मैंने, बट मेरे को आइडिया भी नहीं था कि प्यार की जो ओरिजिनल फील होती है ना बंदे की, वो कैसी होती है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हो प्यार का गाना लिखा बिना गर्लफ्रेंड के? बिना गर्लफ्रेंड के प्यार का गाना ये मेरे को पता है, ये अंकल आंटी के लिए डाला है ये बड़ा आपने, वो भी देखेंगे तो बोले तो कंफर्म कर रहे हो भैया मैं ऐसे काम नहीं करता। नहीं, ऐसे मम्मी डैडी मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, तो वो काफी फ्रैंक हैं। कोई भी बात होती है उनके साथ मैं शेयर करता हूँ। वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेरेंट्स का साथ मिलना किसी भी चीज़ में। वो बोलते हैं कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बना ले तो भी अब एज हो गया, शादी कर ले या फिर कुछ ऐसा कर ले, तो अभी ना उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। अब इंसान ना एक चीज़ पे फोकस कर लेता है। अब मेरे दो फोकस है कि एक मुझे अपनी जॉब भी अपने साथ में चलानी है, क्योंकि अब कनाडा में आया 2 साल ही हुए हैं आते। अब उन लोगों के साथ बैठा हूँ कि अब इंजीनियर की पोस्ट पे जो 30-35 साल से जिनका एक्सपीरियंस है, जो वो काम कर रहे हैं, अब वही काम मैंने सीख लिया, अब मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत प्रेशियस है कि भाई मैंने ये अचीवमेंट लिया। तो अब वो जॉब को भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ और अपने करियर को भी साथ में लेके चल रहा हूँ। दिस इज गुड। मेरे को शक है कि शादी के बाद कहीं वो याद है प्यार का पंचनामा का वो 1 मिनट का डायलॉग, वो एक ही सांस के अंदर वो कंटिन्यूस बोलते जो। हाँ। तो मेरे को शक है कहीं वो वाली रैपिंग ना करना एकदम फ्रस्ट्रेशन वाली। देखो ये तो ना जज्बात होते हैं रैपिंग में, ठीक ठीक ठीक, निकल भी सकते हैं। नहीं बढ़िया है, बढ़िया है। रफी भाई, बड़ा आनंद आ रहा है आपसे बात करने का, और मन कर रहा है कि खूब सारे रैपिंग वाले गाने और सुनता रहें। अब हम लगभग ना पॉडकास्ट के अंत में जा रहे हैं, लेकिन उसमें जाएं उससे पहले एक अपने जो आए थे कि ले ले मेरी राम राम, ध्यान है आपको? हसल MC स्क्वायर बहुत अच्छा गाना था वो, जो उसने मतलब बड़ा तूल पकड़ा इंटरनेट के ऊपर। वो अभी MC स्क्वायर जो है वो इंडस्ट्री में आ गए हैं पूरी तरीके से, उन्होंने स्टार्ट किया है। अब जो ब्रेक होता है ना किसी भी आर्टिस्ट के लिए, वो कोई ना कोई एक स्टेज होता है, उसको किसी स्टेज से ब्रेक मिलता है। उन लोगों को मिला हसल से। अब उनको वो ब्रेक थ्रू मिल गया, उनके फेस लोग जानने लग गए हैं। अब उसके बाद वो कंटिन्यूअसली कैसे अपने वो कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो उस चीज पे डिपेंड करता है। अब MC स्क्वायर बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई, उनके आ रहे हैं सॉन्ग, अभी कंटिन्यूअसली आ रहे हैं उनके सॉन्ग। काफी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ उन्होंने अभी काम किया भी है। ओके ओके, वेल एंड गुड। अच्छा, इस पॉडकास्ट को बिल्कुल अंत करें ना, तो मेरा मन है कि इफ़ यू कैन, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम अभी कैमरे पे बैठे हैं, और अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कनाडा आने वाले बच्चों को, क्योंकि आप कनाडा में हो, पढ़ाई भी की आपने, करियर भी बनाया और अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हो, अगर आप एक मैसेज देना चाहो उन बच्चों को जो कनाडा आने की तैयारी कर रहे हैं, राइट, एक जर्नल मैसेज, जो भी आपका मन हो, उसको रैपिंग स्टाइल के अंदर अगर दे सको तो लाइन मेरे अपने गाने की उठा लेते हैं। अगर किसी को मोटिवेशन देना, तो मैं खुद तो इसी बात से मोटिवेशन लेता हूँ हमेशा कि आया 3 साल पहला कोई पूछे नहीं थारा, इब बन के इंजीनियर लाखा मा कमारा, जाऊं जोन से भी शहर का वह छोरा दुम में ठारा, अल्लाह दिन का चिराग जनो मन नहीं तो पारा। तो ये जो चीज़ है, मैं एक मैसेज जो देना चाहता हूँ कि भाई अपना ना एक डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर हम अपना देश छोड़ के अगर हम किसी दूसरा कोई नया स्टेप ले रहे हैं, कोई नया मूव कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में माइंडसेट था कि अगर मैंने कनाडा जाना है तो मैंने क्या करना है। तो मुझे था कि भाई मैं ट्रक नहीं चला सकता, मेरी बॉडी अलाउ नहीं करेगी कि भाई मैं इतनी देर में ड्राइव नहीं करना पसंद करता। नो डाउट अगर ट्रक चला रहा होता तो
काफ़ी अच्छा भी कर रहा होता मैं उसमें, लेकिन एक जो माइंडसेट होता है बंदे का कि भाई हमने ये करना है, अगर हम इंडिया से निकलने वाले हैं, निकलने से पहले हमारे पास ये होना चाहिए कि वहाँ पे मेरा 2 साल बाद क्या होगा, पढ़ाई के बाद मैंने क्या करना है। क्योंकि अब जितने मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ ना जो नए आए हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है, इवन उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उन्हें कोर्स क्या लेना है। इस चीज में उन लोगों को ना ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए कि हम ये करेंगे तो उसके बाद हमें ये काम मिल सकता है और हम ये कर सकते हैं। ये चीज वहाँ पे जो हमारे एजेंट्स होते हैं वो इतना ज्यादा गाइड नहीं करते हैं बच्चों को कि वहाँ पे अगर आप ये कोर्स लोगे वहाँ ये जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं या आप ये कर सकते हो। अब आपके पॉडकास्ट के थ्रू कितने लोगों को वो नॉलेज वाली चीजें पता लगती हैं। जो बच्चे वहाँ बैठ के आपके बातें सुनते हैं उनको पता लगता है कि एक्चुअल में ये ऐसे ऐसे होता है वहाँ पे, कि जो जॉब का प्रोग्राम है वो जॉब का सीन कैसा है, यहाँ पे स्टडी के बाद कौन से करियर में उनको ज़्यादा जाना चाहिए। तो वो चीज़ अगर वो इंडिया से माइंड सेट बना के आए ना, मेरे को पता था इंडिया में इंजीनियरिंग करिए, मैंने वहाँ जाके इंजीनियर ही बनना है, तो वो एक दिमाग में था कि भाई हाँ वो करना है। जैसे रैपिंग का वो भी मैंने माइंड सेट बना रखा था कि रैपिंग करनी है तो वहाँ जाके करना ही है गाना। तो वो चीज़ को मैं यहाँ तक खींच के लाया। बिल्कुल जॉब है वो की, क्योंकि वो जॉब अब 35 स्टूडेंट्स थे, उसमें से हम 2 लोगों की सिर्फ प्लेसमेंट हुई थी क्लास में से, जो डायरेक्ट मतलब कि इंटरव्यू क्लियर करके हुई। तो वो एक थी हमारे दिमाग में कि वो लेनी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे 50 इंटरव्यू चाहे 60 इंटरव्यू देने पड़े, वो बैक टू बैक देते रहे। वो बस हौसला नहीं आ रहा ना कि 10 इंटरव्यू दे दिए, किसी की कॉल नहीं आई, अब क्या करें, छोड़ो अब कुछ और कर लेते हैं। फिर वहाँ पे बंदा हार जाता है कि भाई जो सोच लिया वो करना भी है, उस पर जोर लगाना है कि चाहे कहीं तक भी जाना पड़ जाए, कितनी बार फेलियर मिलेगा, एक ना एक तो चीज हिट करेगी ही करेगी। तो कितनी खूबसूरत बात है, मतलब कि आप ना पहले बंदे नहीं हो। और मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, 25 से 30 साल की उम्र वाले जो भी गेस्ट पॉडकास्ट पे आए हैं ना, सबने ये बात बोली है कि इंडिया में बैठे हुए वहाँ प्लान ही नहीं करता है बच्चा कुछ, सिर्फ वो वीज़ा के बारे में सोचता है। और वहीं अगर ढंग से प्लान कर ले, क्योंकि एजेंट तो कुछ बताता नहीं है उसको, तो एक मनी दिख रही है अपनी, राइट, एक ट्रांजैक्शन दिख रही है आपके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ बैठ के बच्चों को ना ये समझना चाहिए कि मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। क्योंकि अब इस भागादौड़ी टेक्निकल एआई के ज़माने के अंदर हम जी रहे हैं। अब अब्रॉड और कनाडा वो नहीं रह गए कि आप 2 साल यहाँ के कमा के वापस चले गए, वहाँ आपने कुछ कर लिया। यहाँ भी खर्चे हैं, इन्फ्लेशन यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो आपके लॉन्ग टर्म प्लान होने चाहिए, तभी आप यहाँ सस्टेन कर पाओगे। अदरवाइज जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं, जो हसल जॉब्स हैं, जो स्टार्टिंग की सर्वाइवल जॉब्स हैं, उनके अंदर क्राउडेड होता जा रहा है। क्योंकि बच्चा और कोई भी आता है ना तो लास्ट में ये सोच के आता है और कुछ नहीं होता, मैं वो काम कर लूँगा। और रियलिटी पता है क्या बन जाती है, वो यहाँ आने के बाद बाकी तो एफर्ट्स बस थोड़े से डालता है और वो हार मार लेता है। और क्योंकि सोचा उसने पहले ही था कि कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या कर लूंगा, वो दूसरी जॉब्स कर लूंगा, राइट। तो सीधा वो उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है। और ये कहानी ऐसी हो रही है कि आजकल वो जॉब ही मिलनी मुश्किल हो रखी है। आजकल पार्ट टाइम जॉब में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है इंस्टेड ऑफ फुल टाइम जो उनके करियर ओरिएंटेड जो जॉब्स हैं उनके में। तो ये अच्छा मैसेज था, थैंक यू फॉर दिस। ये हाथ पे टैटू दिख रहे हैं मेरे को क्या थोड़ा दिखाओ इनको, क्या क्या चीज़ें हैं? ये लॉयन है और इसके सर पे क्राउन है। बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं रहा एक्चुअली, मैं भी जब वो हसल वाले टाइम में था उस टाइम में बनवाया था, बट उस पे कुछ लिखा भी हो हाथ पे? हाँ, ये माँ और पा लिखा है। ये मैं मतलब कि मेरे को शौक है कि हर एक बर्थडे पे एक टैटू बनवाता हूँ मैं। तो सबसे पहला तो मैंने ये ओम बनवाया था। थोड़ा ऊपर करो माइक से ऊपर। ओके ओके, ये ओम बनवाया था। उसके बाद ये माँ पा वाला बनवाया था। दूसरा मेरे को क्राउन का बहुत शौक है। ओके, तो एक क्राउन यहाँ बनवाया, फिर किंग ये लॉयन बनवाया था, इसके ऊपर भी क्राउन बनवा दिया। 8-10 सालों में तो हाथ भर जाएंगे पूरे। काम करना, जैसे ही एक नया गाना आता है वैसे एक नया टैटू बनवा लिया करो। बिल्कुल, ये चीजें इंस्पिरेशन देती हैं हमें कि हमने कोई अचीवमेंट करी है, उसके बाद हम खुद को एक गिफ्ट दें। दिस इज गुड। तो रैपी भाई, ये था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा? भैया बहुत मजा आ गया आपसे, मतलब कि खुल के रूबरू होने का, आपसे बातें करने का मौका मिला मुझे। वैसे हम लोग मिलते रहते लेकिन कभी ऐसे इतने अच्छे से आराम से बैठ के हमने इन चीज़ों पे कभी डिस्कस नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मुझे मौका मिला, काफ़ी अच्छा लगा, दिल काफ़ी हल्का हुआ आपके साथ शेयर करके सारी बातें। गुड टू नो भाई। और जरूर आपसे तो अब चलो हम साथ में ही रहते हैं, मिलते रहेंगे। बिल्कुल। आपके नए जो प्रोजेक्ट है, एक जो हरियाणा वाला गाना आने वाला है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भाई को। हमसे जो बन पाएगा प्रमोट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और
इसी गाने के लिए नहीं, हरियाणा का कनाडा के अंदर डंका बजाने के लिए आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरे भाई, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिसेंट रिलीज। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सो गाइज, ये था आज का चुलबुला पॉडकास्ट, जिसमें हमने रैपी भाई की स्टोरी सुनी और साथ में उनके रैप सुने, उनके कुछ गानों की कुछ पंक्तियाँ सुनी। मुझे लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा मन था कि मैं सिर्फ रैपिंग ही सुनता जाऊँ। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अब इस पॉडकास्ट को अब आपको इसलिए शेयर करना है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि हरियाणवी लोग भी यहाँ कनाडा में विदेशी धरती पे अपने हरियाणवी गाने और रैपिंग को जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पॉडकास्ट को मैं आपकी शेयर के थ्रू अगर किसी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बंदे को या हरियाणा के किसी म्यूज़िक लेबल जो कि सपोर्ट करना चाहता है या वो अपकमिंग कोई सपोर्ट चाहता है कनाडा में बैठे कलाकारों से, उन तक पहुंचा पाया तो आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो जल्दी से इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इसी रैपिंग वाले भरे इन्फॉर्मेटिव प्रोजेक्ट और एक पॉडकास्ट के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।